जय हिंद दोस्तों। सिलेक्शन विद कुलदीप में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भागों के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों कितनी अनुसूचियाँ हैं और उनको किस तरीके से याद किया जाए। सबसे प्रॉब्लम आती है सभी को कि इस चीज़ों को याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें संविधान की अनुसूचियों के बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में या फिर शेड्यूल्स के बारे में बात करें अगर हम बात करें मूल संविधान में कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां या फिर 8 शेड्यूल। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शेड्यूल 1 से शेड्यूल 8 तक ये मूल संविधान में पहले से ही निहित थी। और बात करें 9, 10, 11, 12 ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं और किस तरीके से उन्हें हम याद करेंगे और बाकी जिन जिन अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पहली अनुसूची की। ठीक है, पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? पहली अनुसूची में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, किसकी बात की गई है? संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमें याद कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिएगा। सभी को पता होता है 8 अनुसूचियाँ है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12। इतना तक याद हो जाता है। बाकी इन 12 अनुसूचियों को इस तरीके से थोड़ा याद किया जाए तो थोड़ा सा एक कहानी के तरीके हम इनको देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें पहले अनुसूची की, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। अब इस चीज़ को थोड़ा सा याद कैसे करना है, इस चीज़ को देखिएगा। संघ संघ मतलब बात करें एक कंट्री की, एक राज्य की। ठीक है, एक कंट्री मानते हैं, ये संघ क्या है? एक कंट्री है, भारत की बात करें। ठीक है, और अब इस कंट्री को लेके ही हम आगे बढ़ते चलेंगे और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 8 अनुसूचियों को कैसे कवर करते हैं। ठीक है, चलिए संघ राज्य क्षेत्र हो गया। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हमारा कंट्री, हमारा भारत। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? भारत के प्रमुख पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया? जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है इसमें। अब इसको कैसे याद किया जाए? अगर हम देखते हैं, पहले में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र। अब इस तरीके से माननी चाहिए कि ये संघ राज्य क्षेत्र है और इसको हमें चलाना है। पर्टिकुलर अपने पर देखिए कि हम इस राज्य को या फिर इस संघ को, इस देश को किस तरीके से चलाएं। अब कोई भी देश होगा उस देश को चलाने के लिए आप अकेले तो काम नहीं करोगे। मान लीजिए भारत ही है, भारत का जो अगर देखा जाए तो सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति अकेले नहीं चला सकता ना, तो उसके लिए कुछ पदाधिकारियों की जरूरत होती है। ठीक है, तो वही पदाधिकारी 2 में बताए गए हैं कि वेतन भत्ते और उनका उल्लेख। इसका पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते और उनके पेंशन का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में उनको बता दिया गया है कि जो जो भी हमें पदाधिकारी संघ राज्य क्षेत्र में रखने हैं उनको बताया गया आपके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में उनको पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया कि आपका ये है। ठीक है, अब पदाधिकारी आ गए, उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट की बात करें शेड्यूल 3 ये। ठीक है, शेड्यूल 3 जो आपका अनुसूची 3 है उसमें किसकी चर्चा की गई है? बात करें अनुसूची 3 की तो इसके तहत संसद के जो राज्य विधानमंडल के या सदस्य व संघ या फिर राज्य के मंत्रियों या फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, कुल मिला के इसमें शपथ के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, कि जितने भी पदाधिकारी हैं, अब पदाधिकारियों के बारे में हमने यहाँ पे क्या 2 में बात की थी, उनकी पेंशन और वेतन भत्ते बता दिया था। अब इतना करने के बाद तो अब उनको जो अपने संघ राज्य में रखना है
उनके पेंशन भत्तों की बात हमने कर ली कि चलिए ठीक है, आपको इतना पेंशन, इतना भत्ता आपका है, जो भी है वहाँ पे उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद अब अगर हम राज्य में अलग अलग राज्यों में लोगों को रख रहे हैं, पदाधिकारी को रख रहे हैं, तो उनको शपथ भी दिलाना होगा, ठीक है, कि वेतन भत्ते की बात उनकी क्लियर हो गई। उसके बाद हम उनकी शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो तीसरे में किस चीज़ की चर्चा हुई? शपथ की। अब इसको एक तरीके से और याद करिएगा, बात की गई है शपथ की, ठीक है, शपथ की। अगर जब भी पूछे आपसे कि भारतीय संविधान में जो पदाधिकारी हैं या फिर जितने भी विधानमंडल हैं या फिर संसद के जितने भी मंत्री हैं या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनकी शपथ की चर्चा किस अनुसूची में की गई है? तो अनुसूची 3 में, ठीक है। अब 3 में यहाँ पे थोड़ा सा इसको किस तरीके से और याद कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे शपथ की बात करें तो शपथ कितने वर्डों से मिलकर बना हुआ है? 3 वर्डों से, ठीक है, सा पा था, ठीक है। बस यही 3 से पढ़ेंगे हम। सा पा था 3 वर्ड है, सा पा था और अनुसूची 3। तो 3 से याद रखिएगा शपथ और अनुसूची 3 में इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अनुसूची 4 की बात करते हैं, ठीक है, अनुसूची 4 की। अब हमने शपथ दिला दी, ठीक है, लोगों को शपथ दिला दी। अब बात करते हैं, शपथ दिला दिया है तो उसके बाद उनको उनका राज्य क्षेत्र भी दिया जाएगा ना, कि मतलब शपथ भी दिला दी है, पेंशन भत्ते की बात हो गई है। अब उनको उनका एक डिसाइड एरिया दे दिया जाएगा कि मतलब आप यहाँ से और जिस तरीके से राज्य बने हुए हैं उनको उनका उनका राज्य सौंप दिया गया, ठीक है। राज्य सौंपने का मतलब कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या फिर स्थानों का आवंटन। अब सीटों का आवंटन करें या फिर स्थानों का आवंटन करें तो किस तरीके से आवंटन होगा कि मतलब राज्यसभा में जितने भी सीटें होंगी तो हर एक राज्य से एक राज्यसभा कहा जाए तो जितने भी राज्य में जितनी सीटें होंगी उतने ही राज्यसभा में लोग जाएंगे। तो उसी तरीके से राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर दिया गया, ठीक है। अनुसूची 4 में बात कर ली राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अब सीटें भी दे दी गई अलग अलग राज्यों को, ठीक है। अब देखो इसको आपको याद करना है, ठीक है, ना कि आप ये सोचिएगा कि मतलब राज्यसभा या राज्य, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा। बस आपको याद करना है, बस कि हम आपको याद कराना चाहते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है। आपका संघ पहले में संघ था, संघ राज्य क्षेत्र था। तो संघ राज्य क्षेत्र में राज्यों का जो विभाजन होगा या फिर जो पदाधिकारी होंगे वो क्या होंगे, उनको राज्यसभा का वो मान लिया जाता है कि जो राज्यसभा के सीटें होंगी या फिर राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे उनको उस सीटों का उनका उस तरीके से आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये बात हुई अनुसूची 4 की। अब बात करते हैं हम अनुसूची 5 की। इसकी बात करते हैं, अनुसूची 5 की बात करते हैं। अगर हम अनुसूची 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है। अब अनुसूची 4 में हम पढ़ चुके हैं कि राज्य जो राज्यसभा के स्थान थे उनको आवंटित कर दिया गया, ठीक है। अब राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे या फिर जितने भी पदाधिकारी मान के चलते हैं तो उनका काम क्या होता है? ऐसा मान के चलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं या फिर अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उनका काम क्या कर दिया गया कि मेनली मतलब कि एक उद्देश्य से प्रमुख तरीके से बताया गया कि आपका काम है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध करिए, ये आपका काम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे काम है बट अनुसूची 5 में तो यही बताया गया। तो हमें याद यही करना है कि जब राज्यसभा का आवंटन कर दिया गया तो अनुसूची जब 5 में आएंगे तो उनकी जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र होंगे या फिर अनुसूचित जनजातियों के जो लोग होंगे उनके प्रशासन और उनका नियंत्रण किस तरीके से किया जाए ये दे दिया गया राज्यसभा के मेंबरों को, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करिए। अब उसके बाद में बात करते हैं हम अनुसूचित 6 की, अनुसूचित 6 या फिर शेड्यूल 6, ठीक है। अब हमने बात कर ली अनुसूचित 5 के बारे में कि यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में यहाँ बताया गया था। उसी तरीके से अनुसूचित 6 भी है, इसमें भी जनजाति क्षेत्रों के बारे में उपबंध मतलब एक उपबंध के बारे में इसमें भी दर्शाया गया है, विशेष उपबंध की गई है अनुसूचित 6 में। जिस तरीके से वहाँ पे किया गया है अनुसूची 5 में उसी तरीके से अनुसूची 6 में ही है। बट यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर कुछ राज्यों के नाम दे गए हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर राज्यों के नाम जिसमें 4 राज्य दिए गए हैं, ठीक है। 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इन 4 राज्यों की बात किसमें की गई है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र के विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है वो बताया गया है अनुसूची 6 के बारे में, ठीक है। अब
यहाँ से आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना होगा कि ये जो 4 राज्य दिए हैं ना, इनको भी याद रखना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य हैं या फिर कौन से राज्य नहीं हैं, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब इसको थोड़ा सा याद करने का एक कहा जाए तो ट्रिक मान लीजिए, या फिर किसी तरीके से हमें याद करना है इन चारों को, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है। कहाँ के राज्य हैं? पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। अब असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा, इनको याद कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें असम की, अब असम से ही हमें पकड़ना है, ठीक है। असम से ही, असम पूर्वोत्तर राज्य का एक राज्य है। अगर आप लोग जानते होंगे कि असम में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। माजुली नदी द्वीप जो है कहाँ पे है? असम में, ठीक है। इतना याद रखिएगा, माजुली नदी द्वीप असम में है। कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। माजुली नदी द्वीप असम में है, और किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। अब आपको माजुली याद हो गया, तो माजुली याद होगा आपको कि एक नदी द्वीप था विश्व में, ये एक ही मतलब एक ही नदी द्वीप है जो आपका माजुली है, और वो आपके असम में है, ठीक है। अब याद हुआ माजुली से असम, ठीक है। अब इस तरीके से याद करते हैं कि असम में या फिर माजुली द्वीप में हम लोग खड़े होके जब आसमान को देखते हैं ना, जब आसमान को देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आसमान को, या फिर कह सकते हैं मेघ को, जब माजुली द्वीप पे खड़े होकर हम मेघ को देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? आत्मा तृप्त हो जाती है। इतना याद रखिएगा कि असम में माजुली द्वीप पे असम की जो माजुली द्वीप है वहाँ पे खड़े होते हैं और मेघ को जब देखते हैं क्या होता है? बहुत मज़ा आता है, और जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, असम से असम, ठीक है, असम हो गया। और असम में जब हम मेघ को देखते हैं, किसको देखते हैं? मेघ को। और मेघ को देखने से क्या होगा? मेघालय। मेघ को देखने से क्या बना? मेघालय। और मेघालय, और जब हम मेघ को देखते हैं तो क्या होता है? मज़ा आता है। तो मज़ा आने से मिजोरम बन गया, और आत्मा तृप्त हो जाती है। क्या होता है? आत्मा तृप्त हो जाती है, तो तृप्त से आपका त्रिपुरा बना, ठीक है। तो इन 4 राज्यों को आपने इस तरीके से याद कर लिया, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के एक विशेष उपबंध के बारे में इसी में बताया गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो आपका जो है 6 के बाद आपका आता है 7वां, ठीक है। 7 क्या है? अनुसूची 7। अनुसूची 7, ठीक है। अब हमने देख लिया अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो एक तरीके से कहा जाए उनका जो नियंत्रण था, जो प्रशासन था, उसके बारे में चर्चा की। अब उसके बाद अब अनुसूचित जाति को हम लोग देख लिया, उसके बारे में चर्चा हो चुकी। अब नेक्स्ट आते हैं 7वें में। 7वें की बात करते हैं तो संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों की विभाजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि अब सब कुछ तो हो गया, ठीक है। अब केंद्र को और राज्य को अलग अलग शक्तियाँ दी गई, ठीक है। केंद्र और राज्य को अपनी अपनी शक्तियाँ दी गई कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो पावर होगी वो राज्य के पास होगी, और कुछ पावर जो होंगी वो केंद्र के पास होंगी, और कुछ पावर ऐसी भी होंगी जो दोनों ही उस पर काम करेंगे, ठीक है। केंद्र और संघ दोनों ही उस पर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तीनों कौन कौन सी सूचियाँ हैं, ठीक है। तो बात करें इन तीनों सूचियों की, तो जो पहली सूची आपकी है, जो पहली सूची है जिसको बोलते हैं संघ सूची, संघ सूची। सेकंड आपका है राज्य सूची। जो तीसरी आपकी है समवर्ती सूची, ठीक है। ये 3 सूचियों के बारे में चर्चा की गई है किसमें? अनुसूचित अनुसूची 7 में, ठीक है। संघ सूची जिसमें केंद्र के बारे में बताया गया है, जो केंद्र की पावर है। राज्य सूची जिसमें राज्य के पावर हैं, ठीक है। और समवर्ती की बात करें तो इसमें संघ और केंद्र की दोनों शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है कि मतलब यहाँ पे जो पावर होगी वो उस पर केंद्र भी काम कर सकता है, उस पर राज्य भी काम कर सकता है, ठीक है। ये बात हुई अनुसूची 7 की। अब शक्तियों का विभाजन हो गया, ठीक है। शक्तियों का विभाजन हुआ कि मतलब सबका अलग अलग शक्तियों का मतलब काम दे दिए गए हैं, ठीक है। अब काम दिए गए हैं तो काम देगा तो कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल
लैंग्वेज भी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए कि जिस पे लोग काम कर सकें, ठीक है, कि मतलब मान लीजिए वहाँ पे हमने हिंदी निर्धारित कर रखी, हिंदी जो निर्धारित कर ली है कि हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, जितने भी गवर्नमेंट काम होंगे वो हिंदी में ही होंगे, ठीक है, हिंदी में होंगे। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि भाई बिहार वाला आदमी परेशान, पंजाब वाला परेशान अलग, तमिल इधर साउथ अलग हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दिक्कत होगा कि मतलब सिर्फ हिंदी रख देंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इस वजह से संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं भी रखी गई ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो, ठीक है, कि मतलब अगर पूर्वोत्तर राज्य का कोई कर्मचारी है तो वो अपनी भाषा में बात कर सकता है, कोई साउथ का है तो अपनी भाषा में बात कर सकता है, कोई नॉर्थ का है तो अपनी भाषा में बात कर सकता है, ठीक है। तो अनुसूची 8 वही बताता है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में, ठीक है। अब इस संविधान जो अनुसूची 8 आपकी है, इस अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। कितने? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और किसमें बताया गया है? अनुसूची 8 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 9, ठीक है, अनुसूची 9। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुसूची 8 तक की मूल संविधान की बात करें तो कुल कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी और हम कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस से 8 अनुसूचियों तक पहुंच गए। अब उसके बाद 4 अनुसूचियाँ बची हैं। इन 4 अनुसूचियों को अलग तरीके से याद करते हैं क्योंकि उसको हम थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं ना, ताकि थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अगर याद करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। बात करें हम अनुसूची 9 की तो ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। तो अब ये भी आता है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा तो जोड़ा गया है, बट कौन सा संविधान संशोधन था? ठीक है, पहला कि अनुसूची 9 में किसकी चर्चा की गई है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां, ठीक है, संपत्ति को किस तरीके से अधिग्रहण की जाए उसकी चर्चा की गई है अनुसूची 9 में, ठीक है। 8 के बाद अनुसूची 9 आएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग चीज़ है और इसमें संपत्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है, संपत्ति के बारे में। अगर उस तरीके से भी अगर थोड़ा सा लिंकअप करना चाहते हैं तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है, सब कुछ हो चुका है। अब उसके बाद क्या है? संपत्ति, मतलब अब संपत्ति भी आदमी बनाना चाहेगा तो भाग 9 में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संपत्ति के अधिग्रहण की विधियाँ, किस तरीके से संपत्ति को अधिग्रहण किया जाए, ठीक है, तो अनुसूची 9 में। अब बात करते हैं कि अनुसूची 9 संविधान संशोधन द्वारा आया है तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो बात करें पहला संविधान संशोधन, कौन सा? पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951, 1951, पहले संविधान संशोधन 1951, मतलब संविधान का पहला संशोधन यही था, ठीक है। कौन सा? अनुसूची 9 को जोड़ना ही पहला संविधान का संशोधन हुआ। और कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1951 में। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनता है, ठीक है, पहला फर्स्ट या तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अनुसूची 10, इसकी चर्चा करेंगे, अनुसूची 10 की। अगर अनुसूची 10 की बात करें तो इसमें दल बदल, ठीक है, दल बदल का उल्लेख हुआ है या फिर दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है उसकी चर्चा अनुसूची 10 में की गई है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप यहाँ से लिंक करिएगा, द से दल और द से 10, द से दल और द से 10, ठीक है, दल और 10, इस तरीके से याद करिएगा, दिमाग में आपके आ जाएगा कि जो अनुसूची 10 थी उसमें क्या है? दल बदल था, द से दल, द से दल बदल, ठीक है। अब अनुसूची 10 को भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा ही गया था, ठीक है, 9 के बाद 10 को। कौन सा संविधान संशोधन था ये? तो ये था आपका 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन? 1985 में, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ अनुसूची 10। नेक्स्ट की बात करें, जो आपकी अनुसूची 11 और 12 बच रही है, ठीक है, अनुसूची 11 12, 10 तक हमने याद कर लिया है, 11 और 12।
अब दोनों को थोड़ा सा ये समझिएगा कि इनको भी थोड़ा लिंकअप करके 10 11 और 12, 11 और 12, ठीक है। 11 में चर्चा की गई है पंचायत के अधिकार, कि पंचायतों के अधिकार, पंचायत के क्या क्या अधिकार हैं, उसकी चर्चा आपके संविधान और अनुसूची 11 में की गई है। किसमें की गई है? अनुसूची 11 में, ठीक है। और अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब थोड़ा इस तरीके से देखिएगा कि पहले गाँवों में पंचायतें आई, ठीक है, गाँवों में पंचायतें आई, ठीक है। हमें पता हो गया आपकी पंचायत पहले आएगा, जैसा कि पंचायत की पहली चर्चा हुई है, उसके बाद नगर पालिका आया, ठीक है। तो अनुसूची 11 में पंचायतों के अधिकार कि पहले पंचायत, उसके बाद आपका नगर पालिका, ठीक है। पहले पंचायत, उसके बाद नगर पालिका, ठीक है। तो पंचायतों के अधिकार हो गए अनुसूची 11 में। जस्ट उसके बाद नगर पालिका आ गया कि अब लगा होगा कि गांव में जब नगर पंचायत आया तो शहर में भी लोगों ने सोचा होगा कि हमें भी नगर पालिका की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के आधार पर, पंचायत के आधार पर शहरों में नगर पालिका होकर वो हो गया, ठीक है। अब 11 और 12 दोनों ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है, दोनों ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो बात करें अगर अनुसूची 11 की, तो ये 73वां संविधान संशोधन था आपका, ठीक है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, और 1992 में जोड़ा गया, ठीक है, 1992, ठीक है। उसी तरीके से जो अनुसूची 12 थी, यह आपका 74वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन, और ये भी 1992 में आपका जोड़ा गया, ठीक है, 1992 में जोड़ा गया। तो ये भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में हमने आज यहाँ पे चर्चा की है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताइएगा कि अपनी राय ज़रूर दीजिए, ठीक है, कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक थंबनेल ले लीजिएगा, या फिर कुछ भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।